हेलो गाइस, तो फार्माकोलॉजी 2 ऑफ योर 5th सेमेस्टर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। उसके अंदर हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनामिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको मैं बेस्ट एक ऐसा आपको मैं पीपीटी दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप उधर से भी बेझिझक डाउनलोड कर सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सोचा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप भी बना लूँ, अनकरीब वो ग्रुप भी बना लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लेटजन फार्मेसी टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि देखिए सभी नोट्स मैं व्हाट्सअप में मैं नहीं डाल सकता। ठीक है, टेलीग्राम अगर हम एक प्लेटफॉर्म रख देंगे तो आसानी से जो है ना पीपीटी डाल सकेंगे उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फार्माकोलॉजी 2 यूनिट 1, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे गाइज? वही फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ओके, इंट्रोडक्शन टू इस पूरे यूनिट के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं टोटली बताता हूँ मैं। इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, ड्रग्स यूज्ड इन द कंजेक्टिव हार्ट फेलियर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी अंजाइनल ड्रग्स, एंटी अरिथमिक ड्रग्स और एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ये यूनिट 1 का सारा कुछ कंटेंट है जो आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर हम जो है ना सिर्फ इस वाले को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो है हमारा हमारा इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनामिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। चलिए तो गाइस तो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम comprises of the heart and an extensively branched structure of blood vessels that transport oxygen, nutrients, heat and other substances throughout the body। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब ये एक ब्रांच है दोस्तों। इसके अंदर जो है ना हज़ारों ब्लड वेजल्स है। ओके, और ये हेल्पफुल है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को, हीट को, अदर सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री स्टेरिएटेड मसल्स फाउंड इन हार्ट। ये इनवॉलेंट्री मसल है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। हार्ट वॉल्स आर मेड अप ऑफ मायोकार्डियम, ठीक है, या मायोकार्डियम भी कहते हैं, कार्डियक वॉल्स भी इन्हें कहा जाता है। द मायोकार्डियल टिश्यूज इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सेल्स एंड कंडक्टिंग सेल्स। ये जो है ना मायोकार्डियल टिश्यूज़ ये कॉन्ट्रैक्टिंग और कंडक्टिंग सेल से बने हुए हैं गाइस। और पंपिंग एक्शन जो है ना, मेनली ये पंपिंग एक्शन जो है ना कॉन्ट्रैक्टिंग सेल से कैरी होता है। मतलब जो पंप होता है ना हार्ट हमारा लब डब कह के, हाँ, वो पंपिंग एक्शन ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग सेल से जो है ना इनसे काम होता है हमारा ये पंपिंग वाला। देन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट इंक्लूड एसए नोड। ओके, कंडक्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग वाला ये पंपिंग एक्शन, और कंडक्टिंग टिश्यू वाला क्या करता है, ये हमारे एसए नोड को मेंटेन करता है जो पेस मेकर की तरह एक्ट करता है, एवी नोड और पर्किंजे फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गाइस कार्डियक मसल्स बीइंग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैव डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। ओके, कार्डियक मसल्स जो है ना इनके अंदर एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द कार्डियक सेल्स टू डीपोलराइज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, ये कार्डियक सेल्स की एक एबिलिटी है डीपोलराइज करने का। अभी डीपोलराइज क्या है गाइस मैं आपको बताऊंगा आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बताऊंगा मैं आपको अभी डीपोलराइज होता क्या है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये है एबिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप आउट ऑफ द हार्ट। मतलब क्या, ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। आप देखते होंगे ब्लड थ्रू आउट द बॉडी को पहुंचता है, किस लिए? बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, मतलब दबाता है। अगर मतलब उस हमारा हार्ट अगर दबा देगा, मतलब हार्ट वॉल्स दबा देंगे, प्रेस कर देंगे तो ब्लड पहुंचेगा ना। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द कार्डियक सेल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्पॉन्टेनियसली। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होता है ना बॉडी के अंदर, वो ऑटोमेटिसिटी को दिखाता है। और गाइस देखिए नेक्स्ट इज हीमोडायनामिक्स। तो स्टार्ट होता है हमारा इधर से। हीमोडायनामिक्स मतलब फ्लो ऑफ ब्लड। हीमोडायनामिक्स क्या है, ये स्टडी ऑफ द डायनामिक बिहेवियर ऑफ ब्लड के। डायनामिक मतलब फ्लो, जो फ्लोटिंग ब्लड का फ्लो प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं, हीमोडायनामिक, फ्लो ऑफ ब्लड।
Pressures are generated in the various parts of the heart when blood flows from one chamber to another when valve opens and closes. ये सभी जो है ना प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है. प्रेशर अगर होगा तभी तो जो है ना ब्लड फ्लो होगा, अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा. इसीलिए कहा जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 रहना है. अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो हार्ट वेजल्स बर्स्ट हो जाएंगे. अगर ब्लड प्रेशर कम रहा तो ऑक्सीजन, ब्लड क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ऑर्गन से नहीं मिल सकेगा. अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? साधारण सी बात है भाई, अगर नहीं मिलेगा तो ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे. सिंपल, इतना ही ना. नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट मुद्दा क्या है? तो कोरोनरी ब्लड फ्लो. ये भी हमारा हेमोडायनामिक का एक पार्ट है. ब्लड फ्लो, कोरोनरी ब्लड फ्लो. रेस्टिंग कोरोनरी ब्लड फ्लो इन ह्यूमन एवरेज इज अप्रॉक्सीमेटली 225 ml/minute. मतलब नॉर्मल जो है ना, अब इंसान रेस्ट में रहता है ह्यूमन, उसका जब रेस्ट में रहता है ना, वो हमारा ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरी से जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो है 225 ml/minute. पर मिनट पर 225 ml. ऑक्सीजन डिमांड इज मेजर फैक्टर इन लोकल ब्लड फ्लो रेगुलेशन. किस लिए ब्लड फ्लो होता है? बिकॉज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन. नेक्स्ट, कार्डियक आउटपुट क्या है गाइस? कार्डियक आउटपुट, फ्लो ऑफ ब्लड इज मेजर्ड इन लीटर पर मिनट. टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलेशन इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट. कितना अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो हो रहा है सर्कुलेशन के मूलक, उसको हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं. नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना है हमारा? 5 लीटर पर मिनट. मतलब 5 लीटर पर मिनट जो है ना ब्लड फ्लो होता है सर्कुलेशन के तहत. कितना? 5 लीटर पर मिनट. अजूबा है ये. नेक्स्ट गाइज देखिए, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट. ये है हमारा सब टॉपिक. नेक्स्ट, इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी. हार्ट किस तरीके से इलेक्ट्रिकली काम करता है? द कार्डियक सेल इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन. ठीक है, कार्डियक सेल जो है ना, या मायोकार्डियम जो है ना, ये एक पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है. इट हैज़ अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ -80 to -90 MV. वो है हमारा मेगावोल्ट. हाई सोडियम आयोन्स कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द मेम्ब्रेन, पोटेशियम आयोन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन. मतलब कब हमारा हार्ट जो है ना, मतलब पोलराइज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है. बाहर जो है ना नॉर्मल, मतलब बाहर सोडियम, बाहर जो है ना सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, आउटसाइड, और अंदर जो है ना पोटेशियम रहता है. देन अपॉन एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन अकर्स एज द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी टू सोडियम आयोन्स इंक्रीजेस. बाहर देखिए गाइस सोडियम रहता है. क्या रहता है बाहर? Na+ सोडियम रहता है. क्या रहता है बाहर? आपको बताऊंगा मैं फिगर में. नेक्स्ट इसको फिगर में बताया जाएगा आगे आपको. बाहर जो है ना सोडियम रहता है Na+. ये हमारा जो कि सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन जब डीपोलराइज हो जाता है, डीपोलराइजेशन मतलब जब जो है ना सोडियम अंदर आने लगता है, सोडियम अंदर आने लगता है, उसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं. सोडियम एक्चुअली बाहर रहता है ना. सोडियम जब इस सेल को पार कर जब सोडियम चैनल्स के मूलक अंदर जब आता है ना, हाँ, वो सोडियम 2 या 3 हो या 4 हो, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम अंदर आने लगता है. अगर सोडियम अंदर आएगा सेल के अंदर, मतलब इसके अंदर, ये सेल वॉल के अंदर, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगा तो डीपोलराइजेशन होगा. वही बताया गया है. अपॉन एक्साइटेशन, यही हमारा देखिए, ये जो है ना डीपोलराइजेशन, ये क्या है हमारा? डीपोलराइजेशन. ये देखिए डीपोलराइजेशन. अपॉन एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन अकर्स एज द सोडियम आयोन्स इंक्रीजेस, the negativity of the resting potential is lost and a positive current is generated inside the cell. सेल के अंदर पॉजिटिव करंट जनरेट हो जाता है. नेक्स्ट, देयर आर 5 phases ऑफ एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक सेल्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस है. देखिए ये है हमारा फेज का जस्ट एक ओवरव्यू. सबसे पहले है फेज 0, ये वाला फेज 0, जो कि हमारा डीपोलराइजेशन के लिए मेन कारण है. देखिए, इन दिस फेज रैपिड डीपोलराइजेशन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज ऑब्जर्व्ड. Here the sodium ions rapidly enters the cell through the sodium channel. सोडियम चैनल के मूलक अंदर आने लगते हैं. ये देखिए, ये हमारा सोडियम चैनल्स है. ठीक है, ये सोडियम पोटेशियम, मतलब ये सोडियम चैनल आपको दिख रहा है. इनके मूलक बाहर के सोडियम अंदर आने लगते हैं. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं गाइस? ये है हमारा डीपोलराइजेशन प्रोसेस, जो कि फेज 0 में होता है. नेक्स्ट गाइज हमारा नेक्स्ट है फेज 1. फेज 1 देखिए, इन दिस फेज शॉर्ट एंड इनिशियल रैपिड रीपोलराइजेशन अकर्स. मतलब एज पोटेशियम आयोन मूव आउट ऑफ द सेल. यहाँ फेज 1 के अंदर क्या होगा?
पोटेशियम आयन जो है ना वो सेल के बाहर चले जाएंगे। इधर देखिए आपको बताता हूँ मैं, ये वाला दिख रहा है आपको पोटेशियम वाला, ठीक है। ये पोटेशियम जो है ना, ये पोटेशियम चैनल्स के थ्रू बाहर चले जाएंगे। इनिशियली स्लो प्रकार से धीरे धीरे बाहर चले जाएंगे, उसी को हम फेज़ 1 कहते हैं। ओके, मतलब ये इनिशियल रैपिड रिपोलराइजेशन है। नेक्स्ट फेज़ 2, ये देखिए ये फेज़ 2 है। अभी फेज़ 2 के अंदर होता क्या है गाइज, फेज़ 2 के अंदर दिस प्रोलॉन्ग्ड प्लेट्यू फेज इज ऑब्जर्व्ड। प्लेट्यू फेज है, मतलब ये जो है ना कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना, ये प्लेट्यू फेज है। यहाँ होता क्या है, कैल्शियम आयॉन्स एंटर्स स्लोली थ्रू द कैल्शियम चैनल्स। एंटर्स आयॉन्स जो है ना एंटर्स स्लोली थ्रू द कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम भी मतलब सोडियम जहाँ बाहर रहते हैं ना, उसी तरीके से कैल्शियम भी इधर ही रहते हैं। हाँ, वो कैल्शियम में जो है ना बाहर से अंदर एंटर होते हैं थ्रू द कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। ये हमारा फेज़ 2 वाला है। यहाँ भी मतलब ये एंट्रेंस भी जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस कैल्शियम का अंदर आना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ओनली प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल, ठीक है। नेक्स्ट फेज 3, इसके अंदर होता क्या है, दिस फेज इज सेकेंड पीरियड ऑफ द रिपोलराइजेशन एज द पोटेशियम आयॉन्स मूव आउट ऑफ द सेल। यहाँ क्या होगा, यहाँ पोटेशियम बाहर चले जाएंगे। बाहर एक बात आप याद रखिए, पोटेशियम का अगर बाहर जाना ज़्यादा हो गया तो रिपोलराइजेशन होगा। ओके, अगर सोडियम का अंदर आना ज़्यादा हो गया तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ये आपको बस याद रखना है, ये आखिर तक आपको याद रखना है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप। यस, नेक्स्ट है हमारा लास्ट, डेट इज़ फेज़ 4। फेज़ 4 ये टोटली रेस्टिंग पोटेंशियल है, जहाँ पर मतलब सब कुछ नॉर्मल रहता है जैसे पहले था। दिस इज़ द रेस्टिंग फेज एज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज री एस्टैब्लिश्ड when the potassium ions return into the cell and the sodium and the calcium ions move out of the cell। मतलब जितने भी सोडियम थे, जितने भी पोटेशियम थे, कैल्शियम थे, जो सेल के अंदर थे, कुछ सेल के बाहर थे। हाँ, इस फेज़ 4 के अंदर होता है क्या है, सब कुछ मतलब जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। स्टेबल है, मतलब आप वो सब जाके जो है ना एक रेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगे। मतलब माइनस रेस्टिंग क्या है हमारा, रेस्टिंग पोटेंशियल का -82 -90 मिलीवोल्ट ये हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है। ओके, यहाँ तक सब कुछ जो है ना फिर से कितना मतलब जैसे था वैसा हो जाएगा। जहाँ सोडियम थे मतलब ऊपर आउट ऑफ द सेल उधर सोडियम रहेंगे, इनर जो है ना पोटेशियम थे पोटेशियम रहेंगे। समझ रहे हो ना आप, बस इतना ही है। तो गाइज़ ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस एग्ज़ाम के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके जीपैट नाइपर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अगर चाहते हैं तो नोट्स जो है ना आप व्हाट्सएप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सपोर्ट करिए दोस्त, सपोर्ट ज़रूरी है आपका। थैंक यू गाइज़।